अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले एपिसोड द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका में ज़िक्र किया था कि किस तरह बाहर से आए हुए यूरोपियंस ने मुकामी नेटिव अमेरिकन्स पर जुल्म किया, किस तरह वाइट अमेरिकन्स वजूद में आए। और अब हम जानेंगे कि किस तरह वाइट अमेरिकन्स ने आज़ादी के बाद नेटिव अमेरिकन, जिनको रेड इंडियंस का नाम दिया गया था, किस तरह इनका इस्तेसाल किया, किस तरह उनके विरसे, मज़हब, ज़ुबान और लिबास को ख़त्म किया। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका। मेरा नाम है कासिम सुलेमान और आप देख रहे हैं हिस्ट्री दैट चेंज द वर्ल्ड का 5th एपिसोड। दोस्तों, वैसे तो हमारा टॉपिक शुरू होता है 1776 से, मगर हम अपनी बात शुरू करेंगे 1765 से, क्योंकि इस टॉपिक के बैकग्राउंड को जाने बगैर आगे समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये दौर था जब अमेरिका की 13 कॉलोनीज बरतानवी राज के ख़िलाफ़ आज़ादी की जद्दोजहद में मसरूफ़ थीं, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि बरतानिया ने अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ टैक्सेस में इजाफ़ा कर दिया था, जिनमें 1765 में आने वाला स्टैम्प एक्ट, 1767 में टाउनशेंड एक्ट और 1773 का टी एक्ट था। इन टैक्सेस को कॉलोनी ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद प्रोटेस्ट शुरू हो गया। दोस्तों, इस वायलेंस की शुरुआत 1770 में बोस्टन से होती है, जिसमें बरतानी फ़ौजी एहतजाज करने वाले अफराद पर फायरिंग कर देते हैं, जिसके नतीजे में 5 अफराद हलाक हो जाते हैं। इसी तरह टी एक्ट के ख़िलाफ़ 1773 में बोस्टन हार्बर के मुकाम पर बोस्टोनियंस के एक ग्रुप की जानिब से एहतजाजन बरतानवी शिप में लोड चाय की पत्ती के तकरीबन 342 कार्टन ज़ाया कर दिए जाते हैं, जिसके बाद ये कशीदगी मैसाचुसेट्स और न्यू इंग्लैंड तक पहुंच जाती है और एक जंग की शक्ल इख्तियार कर लेती है। जिसके बाद सितंबर 1774 में एक डेलीगेशन मुलाकात का फैसला करता है और फिर पेंसिल्वेनिया में द फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस होती है, जिसमें जॉर्ज वाशिंगटन वर्जीनिया से शामिल होते हैं। इनके अलावा जॉन और सैमुअल एडम्स की मैसाचुसेट्स से शामिल होते हैं, जिसमें इन लोगों के हकूक़ से मुतालिक डिक्लेरेशन दी जाती है। दोस्तों, इस बैकग्राउंड को मुख्तसर करें तो 18 अप्रैल 1775 में बरतानी फ़ौजी और कॉलोनीज मलेशिया के बीच झड़प शुरू होती है, जिसे बैटल ऑफ लेक्सिंगटन और कॉन्कॉर्ड भी कहा जाता है। यहाँ से बाकायदा इनकलाबी जंग का आगाज़ शुरू हो जाता है और फिर 1775 में बेंजामिन फ्रैंकलिन और थॉमस जेफरसन भी इसमें शामिल हो जाते हैं, जिसके बाद कॉन्टिनेंटल आर्मी की बुनियाद डाल दी जाती है और जिसके कमांडर इन चीफ अपने अस्करी तजर्बे की वजह से वाशिंगटन को बना दिया जाता है। जिसके बाद एक तवील जंगों का सिलसिला शुरू हो जाता है और आखिरकार बैटल ऑफ बंकर हिल के बाद 14 जुलाई 1776 डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पेश की जाती है। इस मोमेंटियस डॉक्यूमेंट्स में पहली दफ़ा सरकारी लेवल पर लोगों के राइट्स की बात होती है। उसमें कहा गया था कि आवाम अपनी मर्ज़ी से हुकूमत चुने। ये डॉक्यूमेंट 5 लोगों पर मुश्तमिल टीम ने बनाई थी, मगर प्राइमरी ऑथर थॉमस जेफरसन थे। दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट्स में कहा गया था कि सब इंसान बराबर हैं और खुदा ने इंसान को नाकाबिल तलाफ़ी हकूक़ दिए हैं, जिसमें इंसानी आज़ादी और खुशियों की बात की गई थी। और दोस्तों, यहाँ से हमारा वही टॉपिक शुरू होता है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, यानी 1776 से। दोस्तों, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में जो बातें की गई थीं, उन बातों ने ना सिर्फ अमेरिका के लोगों को मुतासिर किया था, बल्कि यूरोप की आवाम को भी मुतासिर किया था। इसमें आज़ादी और हकूक़ की बात की गई थी, मगर असल में ये आज़ादी और हकूक़ सिर्फ अमेरिका के चंद लोगों के लिए थी। बाकी वो लोग जो अक्सरियत में थे, ये आज़ादी और हकूक़ उनके लिए नहीं थे। इन लोगों में ख़वातीन, वो मर्द जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी और ग़ुलाम भी शामिल थे। ये आज़ादी उनके लिए नहीं थी। इसके साथ साथ नेटिव अमेरिकन जो असल अमेरिकन थे, वो भी इस आज़ादी और हकूक़ का हिस्सा नहीं थे। दोस्तों, ये वाइट अमेरिकन के लिए रिकन्स्ट्रक्शन, इकनॉमिकल डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी का दौर था, मगर यही दौर नेटिव अमेरिकन के लिए इस्तेसाल, लालच और इसके साथ साथ बहादुरी दिखाने का दौर भी था। ब्रिटिश के जाने के बाद नेटिव अमेरिकन ने सुख का सांस लिया था। उनका ख्याल था कि अब उनकी ज़मीन में उनके हकूक़ की बात होगी, मगर इस दौरान वाइट अमेरिकन ने टाउन्स बनाने के लिए मज़ीद ज़मीन की तलाश में ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, जिसके लिए मुकामी लोगों यानी नेटिव अमेरिकन के इलाकों को तबाह करना शुरू कर दिया।
اس دوران ایک ایسا بدنام قانون پاس ہوتا ہے جو نیٹو امریکنز کی آخری امیدوں پر بھی پانی پھیر دیتا ہے۔ یہ تھا 1862 کا ہوم اسٹیٹ ایکٹ، جس کے تحت وائٹ امریکن سٹیزنز گورنمنٹ کی منظور شدہ 160 ایکڑ زمین پر فائلنگ فیس پے کر کے قبضہ کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ وہی زمینیں تھیں جو یا تو ریڈ انڈینز کے معاہدے کے تحت دی گئی تھیں یا پھر ان کے ورثے میں ان کو ملی تھیں۔ دوستو، ان مقامی امریکنز کو نہ صرف اپنی زمینوں سے نکالا جا رہا تھا بلکہ ان کے ساتھ زور زبردستی بھی کی جا رہی تھی، کیونکہ کچھ سال پہلے یعنی 1850 سے 1860 کے درمیان کیلیفورنیا کے پہلے گورنر پیٹر برنیٹ نے ایک نیٹو امریکن کے سر کی کھوپڑی یعنی اسکل کی قیمت $5 مقرر کی تھی۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ وہ وقت تھا جب ایک عام آدمی کی ڈیلی ویج صرف 25 سینٹ تھی۔ یہی سوچ تھی کہ جس کی وجہ سے ایک رپورٹ کے مطابق 1846 سے 1873 کے درمیان نیٹو امریکنز کی آبادی 1,50,000 سے کم ہو کر صرف 30,000 رہ گئی تھی، جس کی وجہ یہ قتل عام تھی۔ ان سب کے بیچ یعنی 1849 کے بعد بہت بڑی نان نیٹو امریکنز کی آبادی یہاں آنا شروع ہو گئی، جس کی وجہ تھی گولڈ یعنی سونا۔ جی ہاں دوستوں، یہ وہ وقت تھا جب اسکریمنٹو نامی ایک ویلی میں سونے کے ٹکڑے یعنی نگٹس ڈسکور ہونے کے بعد جیسے جیسے یہ خبر پھیلتی گئی، یہ نان نیٹو سین فرانسسکو اور اس کے قریب کے علاقے میں آنا شروع ہو گئے اور یہاں قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب ایک سال میں نان نیٹو کی آبادی 1,000 سے بڑھ کر 1,00,000 تک چلی گئی تھی، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق صرف اس ایریے سے $2 بلین کی قیمت کا سونا نکالا گیا تھا۔ اس دوران جب نیٹو لوگوں نے احتجاج کیا تو ان کو صفاقانہ قتل کر دیا گیا۔ دوستوں، یہ قتل عام ان لوگوں کے لیے نیا نہیں تھا، اس سے پہلے بھی نیٹو امریکنز ان حالات سے گزر چکے تھے۔ ایسا ہی کچھ ہوا تھا 28 مئی 1830 کے دور میں، جب امریکن پریزیڈنٹ اینڈریو جیکسن کی جانب سے ایک بدنام قانون انڈین ریموول ایکٹ منظور کیا گیا تھا، جس کے تحت نیٹو امریکنز کو اپنے گھر اور اپنی زمینوں سے دوسرے علاقوں میں جانے کے لیے مجبور کیا گیا تھا، اور جو اس بات پر راضی نہیں تھے ان کے خلاف فوج کا بھرپور استعمال کیا گیا تھا۔ دوستوں، تقریباً 1,25,000 نیٹو امریکنز جارجیا، ٹینیسی، الاباما، نارتھ کیرولینا اور فلوریڈا کے علاقوں میں کئی نسلوں سے آباد تھے، اور ان کا گزر بسر ایگریکلچر اور جانوروں کے شکار پر تھا۔ ان سب کو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اپنے ہی علاقوں سے بے دخل یعنی مائیگریشن کا حکم دیا گیا، تاکہ یہاں کاٹن کی کاشت کے ساتھ ساتھ دوسری ریسورسز پر بھی قبضہ کیا جا سکے۔ یہ نیٹو امریکنز کئی سو میل ہجرت پر مجبور ہوئے۔ یہ سفر ان نیٹو امریکنز کے لیے کسی دکھ بھری داستان سے کم نہیں تھا۔ اس سفر کے دوران کئی نیٹو امریکنز بیماری، بھوک اور سردی کی وجہ سے مر گئے تھے۔ اس دکھ بھری داستان کی وجہ سے اس مائیگریشن کو ٹرائل آف ٹیئرز کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ان گنت واقعے ہیں جن کی مثالوں سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ ایسا ہی ایک اور واقعہ 29 نومبر 1864 میں پیش آیا۔ یہ قتل عام دی سینڈ کریک میسیکر کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کے علاوہ اس کو چیونگٹن میسیکر بھی کہا جاتا ہے۔ دوستوں، اس کی شروعات 1851 سے ہوئی، جب یونائٹڈ اسٹیٹس اور 7 نیٹو امریکن ٹرائبز کے بیچ ایک معاہدہ ہوتا ہے جس کو ٹریٹی آف فورٹ لیمر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ایگریمنٹ بھی لالچ کی نظر ہو جاتا ہے اور جس کا نشانہ بنتے ہیں وہاں کے مقامی لوگ۔ جی ہاں دوستو، باقی علاقوں کی طرح 1858 میں کولوراڈو کے پتھریلے پہاڑوں سے گولڈ دریافت ہوتا ہے، مگر یہ گولڈ وہاں کے مقامی لوگوں کے لیے کسی بدقسمتی سے کم نہیں ہوتا۔ وائٹ امریکنز کی بڑی تعداد وہاں پہنچنا شروع ہو جاتی ہے، جس کا مقصد کسی بھی طرح اس گولڈ پر قبضہ کرنا ہوتا ہے، اور پھر پچھلے کیے گئے ایگریمنٹ کو توڑ کر نئی شکل دینے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کو نیٹو امریکنز کی بہت بڑی تعداد ریجیکٹ کر دیتی ہے، اور نتیجے میں 29 نومبر 1864 کو 670 سے زیادہ فوجی کرنل جان شیونگٹن کی کمانڈ میں شینی اور اراپہو گاؤں پر حملہ کر دیتے ہیں، اس کو تباہ کر دیتے ہیں، اور تمام افراد جن میں اکثریت بچوں اور عورتوں کی ہوتی ہے بہیمانہ طریقے سے مار دیتے ہیں۔ دوستوں، اس کے علاوہ 1890 میں ہونے والا وانڈیڈ نی ماسیکر، جسے US ملٹری کی جانب سے پائن رچ کیمپین بھی کہا گیا، اس میں تقریباً 300 سے زیادہ
लाकोटा ट्राइब को एक बार फिर यहाँ के मुकामी लोग होने की वजह से मौत के घाट उतार दिया गया। ये कत्लेआम अमेरिकन फौज की जानिब से किया गया था। इसके साथ साथ 1862 में होने वाला बेयर रिवर मासिकर भी उन कत्लेआम में से एक था जो बदतरीन कत्लेआम होने के बावजूद तारीख में ज़्यादा जगह ना पा सका। दोस्तों 1855 में जब क्रिश्चियन राहिबों ने कैशे का रुख किया तो उनके साथ साथ गोल्ड की तलाश में भी लोग वहां आकर आबाद होना शुरू हो गए। अब यहाँ के मुकामी लोगों का गुजर बसर एग्रीकल्चर और शिकार पर था। गैर मुकामी लोग यानी वाइट अमेरिकन जब यहाँ आए तो उन्होंने उनके इस शिकार और रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिससे मुकामी लोग परेशान हो गए क्योंकि रिसोर्सेज पहले जितने थे अब उनको खाने वाले बहुत ज़्यादा थे। इसके साथ साथ गैर मुकामी लोगों ने नेटिव अमेरिकन्स को अपने इलाकों से धकेलना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में नेटिव अमेरिकन्स ने रेजिस्ट किया और फिर वही हुआ जो अमेरिका के बाकी इलाकों में हो रहा था। जी हाँ दोस्तों, नेटिव अमेरिकन्स को अपनी ज़मीनों की रिसोर्सेज पर हक जताने के जुर्म में कत्ल कर दिया गया। हुआ कुछ यूं कि जनवरी 24 को कर्नल पैट्रिक की कमांड में तकरीबन 275 फौजियों को भेजा गया। दोस्तों कर्नल पैट्रिक एक सफाक इंसान था जिसका अंदाज़ा उसकी मार्शल से एक बात के दौरान किया जा सकता है जिसमें उसने कहा था कि मैं किसी को गिरफ्तार करने नहीं जा रहा, यानी वो सबको कत्ल कर देगा। उसके बाद 29 जनवरी 1863 को दिन की रोशनी में जैसे ही फौजियों ने शोशोनी ट्राइब के लोगों को ढूंढा, उनका कत्लेआम शुरू कर दिया। ये कत्लेआम तकरीबन 4 घंटे तक जारी रहा और कई सौ शोशोनी लोग अपने ही मुल्क में अपने ही ज़मीन पर गैरों के हाथों मार दिए गए। ये कत्लेआम नेटिव अमेरिकन की तारीख के बदतरीन कत्लेआम में से एक था। कर्नल पैट्रिक अरेस्ट वारंट के साथ गया था पर उसने गिरफ्तार करने के बजाय सबको मार दिया। दोस्तों वक्त के साथ साथ वाइट अमेरिकन्स को अंदाज़ा हो गया कि ताकत के ज़ोर पर किसी भी कौम को दबाया नहीं जा सकता, चाहे वो कितनी भी कमज़ोर क्यों ना हो। और फिर उन्होंने एक ऐसा हरबा अपनाया जिससे वो बज़ाहिर हमदर्द बनने की कोशिश करते रहे। ये तरीका था नेटिव अमेरिकन्स के कल्चर, मज़हब और विरसे पर हमला। जी हाँ दोस्तों, वाइट अमेरिकन्स ने 1817 से लेकर 1970 के दौरान 400 बोर्डिंग स्कूल खोले। ये स्कूल ख़ास नेटिव अमेरिकन्स के बच्चों के लिए थे, जहाँ नेटिव अमेरिकन्स को अपनी ज़ुबान, मज़हब, लिबास और रवायात के इजहार पर पाबंदी थी। ये ऐसे स्कूल थे जहाँ नेटिव अमेरिकन्स को अपने इलाके और अपने वर्से छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा था। दोस्तों ये बोर्डिंग स्कूल मसीही यानी क्रिश्चियन मिशनरीज की जानिब से चलाए जा रहे थे, जहाँ नेटिव अमेरिकन्स को 3 टाइम खाना भी मिलता था। मगर ये वो बोर्डिंग स्कूल थे जहाँ नेटिव अमेरिकन्स के बच्चों को ज़बरदस्ती रखा जाता था, यानी इन लोगों के पास मना करने का ऑप्शन नहीं था। इन स्कूल का मकसद नेटिव अमेरिकन्स के बच्चों को उनके माँ बाप से दूर करके उनको अपनी सकाफत, मज़हब और ज़ुबान से अलग करना था। और ऐसा ही हुआ, यानी 1869 में जब ये स्कूल अचानक बंद कर दिए गए तो नेटिव अमेरिकन्स की जनरेशन्स में काफ़ी गैप आ चुका था। ये बच्चे अपनी ज़ुबान, मज़हब और सकाफत के नाआशना थे। दोस्तों इसी ख्वाहिश का इज़हार 1892 में R.H. प्रैट ने एक स्पीच में किया था, जिसमें उसने कहा था कि किल द इंडियंस इन हिम एंड सेव द मैन। दोस्तों ये जुल्म 16 साल चलता रहा, मगर तारीख ने इन वाक़ियों को ऐसे याद नहीं रखा जैसा ये याद रखने का हक रखती थी। यही वजह थी कि 1978 तक नेटिव अमेरिकन्स के बच्चों को वाइट अमेरिकन्स के घरों में सर्वेंट की तरह ट्रीट किया जाता था। जुल्म की ऐसी दास्तानें सुनी गई थीं कि उनकी ख़वातीन तक भांज हो गई थीं और एक एक करके पेकॉट्स और मोहिगन जैसे बड़े बड़े ट्राइब तारीख से गायब हो गए। US सेंसर ब्यूरो के मुताबिक वक्त के साथ साथ नेटिव अमेरिकन्स की आबादी तेज़ी से ख़त्म हो गई। दोस्तों आज ये नेटिव अमेरिकन जो असल अमेरिकन थे, जो इस सरजमीन के दावेदार थे, आज ये अमेरिका की आबादी का सिर्फ 1.7% रह गए हैं। तारीख ने इनके साथ जितना जुल्म किया इतना तारीख में शायद ही किसी खित्ते में हुआ होगा। इससे बढ़कर आज की यूथ जो अमेरिका की डिस्कवरी के बारे में जानती है, ये नहीं जानती कि इस डिस्कवरी के बाद वहाँ के लोगों को किस किस तरह के कत्लेआम का सामना हुआ और किस तरह इनका जीना मुश्किल कर दिया गया था।